है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन बी, आयरन वगैरह, जिन्होंने कम लिया था अपने आहार में, वो भी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो चुके थे. सो अगेन दैट वाज अनदर रिसर्च जिन्होंने प्रूव किया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो, दोनों की कमियों की वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस बढ़ जाते हैं आने में. हेंस एक बैलेंस्ड हेल्दी खाना, पोषणदायक खाना, ना ही हमें फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा करेगा, बट हमारी मानसिक स्वास्थ्य जो हम जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी से भी बचाएगा. इनफैक्ट बिकॉज ये कोरिलेशन डेवलप हुआ है बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, या आहार और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में जो कोरिलेशन डेवलप हुआ है, वो कोरिलेशन की वजह से एक नया फील्ड ऑफ एजुकेशन भी शुरू हुआ है, जिसको बोलते हैं फूड साइकोलॉजी या न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, which is a combination of food and psychology. क्या भाभी? Good evening, ma'am. Good evening. मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है? जैसे अभी मैंने आपको एक ऑलरेडी रिसर्च के बारे में बताया, जो रिसर्च 2 अलग ग्रुप से हुआ था, तो वैसे ही एक बैलेंस डाइट, विच मीन्स कि वो पोषणदायक खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए, विच मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स पूरे भर के जिसमें है, वो वाला खाना पोषणदायक खाना माना जाता है. तो मैं आपको 9 चीजें ऐसी बतानी चाहूंगी जो आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके डेली लाइफ में, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. फर्स्ट थिंग इज फ्रूट्स. मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स ले. वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स, जैसे भिंडी वगैरह, वो वेजिटेबल्स या हरी पत्ती वाली सब्जियां, तो ऑल दोज वेजिटेबल्स एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ दोज वेजिटेबल्स ले. पल्सेस एंड दाल्स जैसे राजमा, चावली, छोले वगैरह, वो भी इंक्लूड करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी भर के माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरे पड़े हैं. चौथी चीज है सीरियल्स एंड मिलेट्स, विच मीन्स जवार, बाजरा, रागी, चावल, वो सब भी इंक्लूड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हम प्रोटीन के साथ इंक्लूड, या दाल के साथ, हमारे दाल और चावल का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम खाली चावल खाएंगे या खाली दाल खाएंगे तो दोनों की अब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो जाएगी, यानी वो कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है. पांचवी चीज है नट्स एंड सीड्स, यानी अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, एंड सीड्स लाइक सेसमी सीड्स, तिल, फ्लैक्स सीड वगैरह, वो सारे भी चीजें इंक्लूड करनी इंपॉर्टेंट है. छठी चीज है एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज ऑल्सो आउटडोर्स. बाहर जितना फ्रेश एयर में आप एक्सरसाइज करोगे, उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनेगी, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. सातवीं चीज है पानी. आपको अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है, बिकॉज हमारा पूरा शरीर 70% तो पानी से बना हुआ है, फ्लूइड से बना हुआ है. सो यू वांट टू मेक श्योर कि आप सेल्यूलर लेवल तक, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, और टॉक्सिन्स निकालने के लिए भी पानी इतना ही इंपॉर्टेंट है. सो पानी भी अच्छी मात्रा में इंक्लूड करें. दूसरा है हर्ब्स एंड स्पाइसेस. अभी तो फिलहाल हमने बहुत लोगों से सुना होगा कि कोरोना वायरस के टाइम पे हमें हल्दी लेना चाहिए, काली मिरी का पाउडर लेना चाहिए. वैसे ही हमारी इंडियन कुकिंग काफी रिच है स्पाइसेस और हर्ब्स यूज करने में. तो हमारी इंडियन कुकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज कि हम नेचुरली वो इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड कर सकते हैं हमारी डाइट में. सो हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो गुड टू बी इंक्लूडेड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन B12 और D3 के लेवल्स अच्छी मात्रा में हमें मेंटेन करने हैं, बिकॉज वो भी हमारी इम्यूनिटी अच्छे से बनाएगा, और वो भी हमारे मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली असर करता है. सो यू वांट टू मेक श्योर कि आप ये 9 चीजें अच्छे से डाइट में इंक्लूड करें और खुद की लाइफ में इंक्लूड करें. अच्छा, हमें अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए भोजन और पोषण का कैसे उपयोग करना चाहिए? मूड को बेहतर बनाने के लिए भोजन को कैसे उपयोग करना चाहिए? इनफैक्ट हमारे देश में डायबिटीज सबसे, इनफैक्ट नॉट इन ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, डायबिटीज नंबर 1 कॉज है डेथ का. सेकंड, इनफैक्ट WHO ने अनाउंस भी कर दिया है कि सेकंड जो रीजन होगा वो स्ट्रेस होगा. और हमें पता है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या हम तनाव में होते हैं, तो हमारा मूड, बिहेवियर, स्वभाव पूरा चेंज हो जाता है.
हम जब तनाव में होते हैं तब ऑटोमेटिक वो लीड करता है एंजाइटी, वेट गेन, स्लीप प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, या क्रोनिक पेन्स, या स्टमक इश्यूज, या डिप्रेशन वगैरह सबको लीड करता है अगर हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। हमारे शरीर का एक मेन इंपॉर्टेंट काम होता है आराम करना या खाना हजम करना। वो दो इंपॉर्टेंट मेन काम चालू रहता है पूरे दिन। ऑपरेशन का फाइल है ना, अगर वो आराम नहीं कर रहा है तो डाइजेस्ट कर रहा है, यानी अगर रात को सोने के वक्त वो सो रहा है तो आराम कर रहा है और रीजनरेट कर रहा है, और दिन के वक्त वो खाना डाइजेस्ट कर रहा है। पर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर एक कॉर्टिसोल करके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे पूरे डाइजेशन प्रोसेस को वीक कर देता है। और बिकॉज स्ट्रेस खाली डाइजेशन को वीक नहीं करता है बट हमारी इम्यून सिस्टम को भी घटा देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बना देता है अपने शरीर में, और सूजन भी ले आता है सेल्यूलर लेवल पे। वो सारी चीजें हमें रेस्टलेस, इरिटेबल, एंग्री बना देते हैं और डायरेक्टली स्ट्रेस हमारे मूड को अफेक्ट करता है। अभी स्ट्रेस हमारे मूड को अफेक्ट करता है, अब देखते हैं कि फूड कैसे हेल्प करता है इसमें। फूड हमें पोषण देता है। फूड डाइजेस्ट कौन करेगा? हमारे जो इंटेस्टाइन्स में या माउथ में या स्किन में जो बैक्टीरियाज है, जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज है, राइट फ्रॉम योर माउथ टिल योर डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन्स, जिसपे हेल्दी बैक्टीरिया है, वो सारी चीजें खाना हजम करने में हेल्पफुल करते हैं। तो ये जो गट बैक्टीरिया है, जो गट माइक्रोबायोम बोलते हैं हम, वो सारी चीजें, वो गट माइक्रोबायोम अच्छे हार्मोन्स यानी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं वो ऑलरेडी हमारी जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको बढ़ने में मदद करता है और वो हैप्पी हार्मोन साइमल्टेनियसली रिलीज करता है अच्छी मात्रा में, तो ऑटोमेटिक हम मूड अच्छा बन जाता है हमारे लिए। सो मैं सिंपल बोलती हूँ कि जैसे हमारा गट हेल्थ है, हमारे इंटेस्टाइन्स में जो अच्छे बैक्टीरिया है, हमें उसको बढ़ाने में हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो अगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, और वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मूड अच्छा होगा। तो हमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं हमारे डाइट में। हमारे डाइट में हमें प्रोबायोटिक यानी वो जो अच्छे बैक्टीरिया है वो वाले फूड्स दही में मिल जाएंगे, अचार में मिल जाएंगे, खट्टे कोई ड्रिंक्स बनाते हैं या फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उसमें से अच्छे से मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रिच फूड्स विच इज फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, वो सारे भी इंक्लूड करने चाहिए हमारे डाइट में। और अनरिफाइंड होल ग्रेन्स, जैसे पॉलिश वाले चावल नहीं, अनपॉलिश चावल, ऑर्गेनिक गेहूं, और होल, जितना होल हम यूज कर सकते हैं उतना होल लेना है। हमें शुगर्स, रिफाइंड फूड्स, सब अवॉइड करना है क्योंकि वो हमारे गट बैक्टीरिया को मार देते हैं। सो जो हमें चीजें खाने से वो गट बैक्टीरिया बढ़े, हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स मैनेज करना ही है और अच्छी नींद तो करनी है, क्योंकि जब हम सोएंगे अच्छे से तो बॉडी ऑटोमेटिक रीजनरेट और रीजुवेनेट होता है। सो हम बहुत अच्छी कहावत में कि जैसा अन्न वैसा तन, पर वहां पे खत्म नहीं होता है, जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। सो यू वांट टू मेक श्योर कि यू ईट हेल्दी फूड। इनफैक्ट जब तक हम ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे न्यूट्रिशन लेवल के प्रॉब्लम्स निकालेंगे नहीं, तब तक हमारी खाली दवाइयां या एनी टाइप ऑफ साइकोथेरेपी इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो एक अप्रोच होना चाहिए कि पूरी तरह से हम वो प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। इनफैक्ट जो गट बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, अभी रिसेंट रिसर्च हुए हैं कि एक एक्करमेंसिया म्यूकोसिनोफिला करके एक माइक्रोब उन्होंने ढूंढा है जो कोरिलेशन बताता है कि अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है इंटेस्टाइन्स में, आपके गट में, तो आप प्री डायबिटीज लेवल्स आराम से डील कर सकते हैं उसको, और उससे आप बाहर निकल के हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और जैसे मैंने आपको चीजें बताई, उस फूड्स मस्ट बी इंक्लूडेड कि आप अच्छे से आपका मानसिक स्वास्थ्य बना सकते हैं। गट इश्यू एंड एंजाइटी और डिप्रेशन का कनेक्शन है क्या?
गट इश्यूज, यानी आप मुझे पूछ रहे हो कि एक बार आपके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें और एंजाइटी में कोई कनेक्शन है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, पर आप पूछोगे कि पहले गट इशू होता है तो एंजाइटी होती है कि एंजाइटी होने की वजह से गट इश्यूज होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हो जाएगा कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। सो इट डजंट मैटर कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी आपको गट इश्यूज हो, गट इश्यूज मींस इवन एक नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं एसिडिटी हुई या रिफ्लक्स हुआ या इंडाइजेशन हुआ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऑफ कोर्स थोड़ी एडवांस बीमारी हो गई, पर बेसिक चीजें जैसे एसिड रिफ्लक्स भी हो गया, ऑल दोस कम अंडर गट इश्यूज। तो मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया डजंट मैटर, यानी एंजाइटी पहले हुआ या गट इश्यूज पहले हुआ डजंट मैटर, हमें दोनों को डील करना है और अच्छे से डील करना है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा बॉडी एक कॉर्टिसोल हार्मोन करके रिलीज करता है। जब वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है तो हमारा पूरा गट माइक्रोबायोम चेंज हो जाता है और वो पूरा गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है, तो बहुत अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती है। दूसरा भी मैंने जैसे आपको बताया कि जब बॉडी स्ट्रेस में होता है तो वो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है, तो बॉडी अपनी सारी एनर्जी डाइजेशन को स्टॉप कर देती है और उसको डील करने में लगा देती है। तो यानी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, इंटेस्टाइन की मूवमेंट, जो हमारे बाउल मूवमेंट, हमारे टॉयलेट के लिए जो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है वो मूवमेंट कम कर देती है, और खाना हजम करना और सही जगह पे पहुंचाना वो भी फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा बॉडी स्ट्रेस नहीं हो, और स्ट्रेस नहीं होगा तो एंजाइटी डेफिनेटली नहीं होगी, सो ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू गुड गट हेल्थ। तीसरा, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत इमोशनल ईटिंग करते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब हम टेंशन में होते हैं या तो हम खाना छोड़ देते हैं या खाना कम खाते हैं, या कई लोग ज्यादा खाना खाते हैं, तो वो दोनों स्ट्रेस ईटिंग में आता है। तो जब हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तब हमें गलत ही चीजें दिखाई देगी खाने के लिए, हमें कुछ मीठा खाने का क्रेविंग होगा या हमें जंक फूड खाने का क्रेविंग होगा। तो वो सारी क्रेविंग्स भी आ रही है क्योंकि हम स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, और वो सारी जो गलत चीजें खा रहे हैं वो ऑटोमेटिक हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी नहीं बनाता है, उसके प्रोडक्शन बढ़ाता नहीं है, बाकी उसका प्रोडक्शन कम करता है और हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। सो यू वांट टू मेक श्योर कि स्ट्रेस ईटिंग अवॉइड करें। सो अगर स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम बैलेंस खाना खाएंगे और हमारे गट इश्यूज हील होंगे। चौथा, अगर हमें कोई माइल्ड एलर्जीज है, कोई फूड इंटॉलरेंसेस है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियां हैं, या इवन गट लीकेज है, लीकी गट जैसा कोई सिंड्रोम है, तो हमें वो सारी चीजें, वो सारे टाइम पे हमारे जो इंटेस्टाइन्स के सेल्स हैं वो सारे सेल्स में सोजन आ जाती है, और वो हमारे सैड हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जैसे स्ट्रेस हार्मोन, सेरोटोनिन, और हैप्पी हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, उसका प्रोडक्शन कम कर देता है। सो जब हम कोई भी फूड जो हमारा बॉडी हजम नहीं कर पाता है, अगर वो फूड खाते हैं या एलर्जी वाला फूड खाते हैं, एकदम सीवियर एलर्जी नहीं हो पर फिर भी बेसिक एलर्जी भी हो, तो अगर वो फूड खाते हैं तो वो सेल्यूलर लेवल तक सूजन ले आता है, और उसकी वजह से हमारे हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो अगर गट हेल्थ बेटर नहीं है तो एंजाइटी, स्ट्रेस हम महसूस करेंगे। हमारा 70 to 90% हैप्पी हार्मोन हमारे गट के बैक्टीरिया बनाते हैं। यानी अगर हमारे गट के बैक्टीरिया अच्छे नंबर्स में है तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे नंबर्स, बहुत अच्छी क्वांटिटी वाले नंबर्स अच्छी क्वांटिटी में हार्मोन्स बना पाएंगे। सो यू वांट टू मेक श्योर कि आइदर हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज करने वाले बैक्टीरिया भी अच्छे नंबर्स में प्रेजेंट हो। और जब हमारा माइक्रोबायोम हम अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं तो वो हमारे हार्मोन लेवल्स पे असर करता है,
और बहुत बार हमने देखा होगा कि जब हम विमेन स्पेशली मेनोपॉज़ल के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमको, वो भी डायरेक्टली बिकॉज हमारे गट बैक्टीरिया अच्छी मात्रा में नहीं है और वो लीड करता है एंजाइटी और स्ट्रेस. सो एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज प्रीटी मच इंटरकनेक्टेड, स्पेशली आवर माइंड एंड आवर फिजिकल बॉडी, वो बहुत अच्छे कनेक्टेड है. यानी अगर हम एक प्रॉब्लम को आइसोलेट करके देखेंगे कि हमारे मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छा कहीं ना कहीं असर तो दिखेगा ही दिखेगा. इनफैक्ट जैसे मैंने वो आपको माइक्रोब के बारे में बताया, एक्करमेंसिया म्यूसिनोफिला, डायबिटीज, जैसे कोई डॉक्टर को हम पूछेंगे कोई कनेक्शन है क्या डायबिटीज या रिफ्लक्स या डिप्रेशन में, मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स भी मना कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं, इसका कनेक्शन तो पैंक्रियास से है, फ्लक्स का है अपर जीआई ट्रैक्ट से, और डिप्रेशन का है दिमाग. बट इफ यू रियलाइज ये तीनों में इतने कर रहे हैं, गट हेल्थ कनेक्ट कर रहा है, फिजिकल हेल्थ कनेक्ट कर रहा है, सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी कनेक्टेड. तो अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को एक नजर, तो हम उसके रूट कॉज तक पहुंच के उसको रूट कॉज से मिटा नहीं पाएंगे और सुपरफिशियली ही काम करेंगे. सो यस, आई फील एंजाइटी बोथ आर कनेक्टेड. खाली पहले क्या हुआ वो जानना जरूरी नहीं है. वी हैव टू मेक श्योर और एंजाइटी को हम अच्छे से, यानी फिजिकल हेल्थ और डील करें अच्छे से. अच्छा, हमें बेहतर महसूस करने के लिए अपने खाने की आदत को बदलने की आवश्यकता है. हमें बेहतर फील करने के लिए खाने की आदतें बदलनी चाहिए या नहीं? या अगर आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी स्वस्थ हैं, तो जो आप कर रहे हैं वो सही है. अगर आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं उसकी स्वास्थ्य पे असर पड़ चुका है, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज थिंग जिससे आपकी हेल्थ बेटर हो. सो डेफिनेटली फूड, जैसे ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं हम कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो डेफिनेटली फूड चेंज करनी चाहिए. बट थोड़ा सा हम हेल्थ के बारे में भी समझते हैं. हमारा हेल्थ, हम बोले जब कि हम हेल्दी हैं, मतलब ये नहीं है कि हमें खाली बीमारी नहीं आई तो भी बोल सकते हैं. हमारा हेल्थ कॉम्प्राइज करता है चीजों से. एक शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ, एक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ, एक सोशल हेल्थ यानी सामाजिक स्वास्थ्य, और एक स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य. अगर हम ये चारों एरिया में अच्छे से हेल्दी हैं तो ही हम बोल सकते हैं कि हम है. और ये चारों हेल्थ एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है. मेंटल हेल्थ का तो कनेक्शन हमने वैसे ही देख लिया है, बट ऑफ कोर्स हम सामाजिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. अगर रिसर्चेस को भी देखें तो जिन लोगों के रिलेशनशिप्स डजंट मीन कि हस्बैंड और वाइफ का ही रिलेशनशिप, बट अगर घर में सास बहू, बेटा और माँ, या बाप और बेटा, ये सारे रिलेशनशिप्स भी अगर अच्छे हैं तो वो आदमी ऑटोमेटिक हैप्पी, उनकी उम्र भी बढ़ती है. सो ऑल ऑफ दीज हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट. और वो सारे हेल्थ हम पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ से बना सकते हैं. पिलर्स कौन से हैं? एक तो अच्छा पोषणदायक आहार जो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखेगा. राइट एक्सरसाइज एंड इनफ वाटर, जो अगेन हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब हम एक्सरसाइज, तब भी हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे हेल्थ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. अच्छी नींद ये चारों हेल्थ को मेंटेन करता है, यानी अच्छी नींद भी इक्वली इंपॉर्टेंट. तनाव मुक्त जीवन चौथा है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी हमारे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सामाजिक हेल्थ के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. और पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड एंड माइंडसेट. हम कोई कैसे एटीट्यूड से देखते हैं और कैसे एटीट्यूड से वो अपनाते हैं, वो भी हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हमने ये चारों हेल्थ मेंटेन कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम अच्छा फील करना शुरू कर देंगे. बट यस, हमें
इसीलिए करना है क्योंकि हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो भी अच्छे से चेंज हो जाए, क्योंकि गट बैक्टीरिया सारी चीज बीमारियों से लिंक्ड है। सो वो अगर हमने चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम हेल्थ की ओर चले जाएंगे, स्वास्थ्य की ओर जाएंगे। हम वो भी नोटिस करेंगे कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे पेट में बटरफ्लाईज बहुत बार महसूस होते हैं। जब एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं या पेपर देने जाना है या लिए जा रहे हैं तो हम बोलते हैं यार आज पेट में बटरफ्लाईज फीलिंग हो रहा है। वो नोटिफिकेशंस है, वो हमारा बॉडी का बताने का तरीका है कि थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ और ये हैप्पी हॉर्मोन्स नहीं रिलीज कर रहा हूँ। तो इसलिए वो बटरफ्लाईज वगैरह वो हमारे गट में हमें फीलिंग आती है। सो हमें अच्छा पोषणदायक खाना तो डेफिनेटली खाना है, और उसके लिए जो भी हमें हमारी आदतें चेंज करनी है वो इम्पोर्टेंट है चेंज कर, पर वो भी हमें ध्यान रखना है कि हमने बहुत अच्छा पोषणदायक खाना खा लिया पर वो हजम नहीं हुआ, या जहां पे हजम होके पहुंचना चाहिए और वो मसल्स वगैरह को, सेल्स को पिकअप करना चाहिए और अब्सॉर्ब करना चाहिए, अगर वो भी फंक्शन बराबर नहीं हुआ तो हमने पूरा जो अच्छा पोषणदायक खाना खाया वो एज गुड एज हुआ हमने कच्चे डब्बे में डाल दिया। सो हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और डाइजेस्ट हमारा अच्छा हेल्दी बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो उससे ही होगा। अगर आप कोई अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से आपके हेल्दी नहीं पनप रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो आपको डेफिनेटली फूड में चेंजेस लाना या ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 महामारी के दौरान हम कैसे अपना मानसिक और शारीरिक ध्यान रखें? कोविड के मानसिक और शारीरिक, कोविड का इतना डिफिकल्ट टाइम है हमारे लिए कि हम बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल रूटीन में कर सकते थे, रूटीन ही पूरा चेंज हो गया है। ना ही हम बाहर जा सकते हैं, ना ही हम कोई सोशलाइज कर सकते हैं, ना ही हम देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम एक्टिविटीज पहले करते थे जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता था। अगर हम तनाव में थे तो किसी फ्रेंड से जाकर मिल के आए, हमने कप कॉफी पी लिया, चाय पी लिया, उनके साथ बातें कर ली, तो हम ऑटोमेटिक तनाव मुक्त फील करते थे। या हम कोई गेम्स आ गए, बैडमिंटन खेल लिया, टेनिस खेल लिया, या गार्डन, ओपन गार्डन, फ्रेश एयर में हमने वॉक कर लिया, तो ऑटोमेटिक हम डिस्ट्रेस हो जाते थे। इनफैक्ट देयर आर रिसर्चेस ऑल्सो कि हॉस्पिटल में 2 बनाए गए थे सिमिलर कंडीशन वाले, कि जिनको सेम बीमारी थी और ऑलमोस्ट द सेम डोजेजेस वगैरह दवाइयों के जा रहे थे, पेन किलर्स के जा रहे थे, उनके हीलिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम थे। वैसे 2 ग्रुप्स लिए गए हैं, जिनके हॉस्पिटल के रूम के सामने ग्रीनरी और जिनको लोग मिलने आ रहे थे, फैमिली फ्रेंड से बात कर रहे थे, वो ज्यादा अच्छे से और फटाफट से रिकवर हो गए कंपेयर टू दूसरा ग्रुप जिनको कोई फोन नहीं करता था, कोई लोग मिलने नहीं आ रहे थे और उनके रूम के सामने एक खाली दीवार थी, प्लेन दीवार, नो ग्रीनरी, नथिंग। सो वो ग्रुप को ज्यादा पेन किलर्स भी लगे, ज्यादा टाइम लिया रिकवरी में। सो और इतनी छोटी छोटी चीजें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो अभी कोविड के टाइम पे ना ही हम बाहर फ्रेश एयर में जा पा रहे हैं, ना ही हम फिजिकली किसी को मिल पा रहे हैं, बट नॉनदलेस हम बहुत सारी चीजें घर बैठे कर सकते हैं जिससे हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी से मेंटेन करें। सो पहला तो है पोषण। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंप्लीट वेल बैलेंस्ड डाइट, पोषणदायक खाना इंक्लूड करें अपने डाइट में। इनफ वाटर तो डेफिनेटली पीना है, पर एक्सरसाइज भी करना है। इट कुड जस्ट बी योगा, और कुछ नहीं हुआ तो स्ट्रेचिंग कर लिया, योगा कर लिया। अगर एज की वजह से मोबिलिटी में कोई रेस्ट्रिक्शंस है और हम ज्यादा कुछ कर नहीं है, तो जस्ट मेक श्योर पूरे आप जितना भी बड़ा घर हो, छोटा, आप खाली हर आधे घंटे में उठ के 10 मिनट उतनी भी एक्टिविटी कर लोगे आप, तो आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक डाइजेशन बढ़ेगा। डाइजेशन बढ़ेगा तो बैक्टीरिया अच्छे से बनेंगे, सारा फूड डाइजेस्ट, और ऑटोमेटिकली यू विल बी फिजिकली एंड मेंटली वेल। विटामिन और डी की बात तो हमने कर ली कि वो तो मेंटेन करना ही है। घर में अगर विंडो है या आप टेरेस पे भी जा सकते हो, मेक श्योर कि आप फ्रेश एयर और सनलाइट ले। अगर ऊपर टेरेस नहीं जा पा रहे तो आप विंडो के वहां बैठ सकते हो, जो जहाँ पे
सनलाइट डायरेक्टली आता हो, सो वहां पे भी आप थोड़ा बैठोगे तो वो काफी अच्छे से आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, डायरेक्ट सनलाइट ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स यू नो कोविड के टाइम पे डिस्टेंसिंग, इट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग, सो आपको फिजिकली अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से दूर रहना इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन बॉन्ड, स्टिल बॉन्ड विद देम। इनफैक्ट ये टाइम पे तो हमने इतना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है कि वो एक अलग लेवल का शेयरिंग और बॉन्डिंग हुआ है। और जैसे मैंने वो एक्सपेरिमेंट आपको बताया, तो जितना आप अच्छे से सोशली एक्टिव रहोगे और हैप्पी रहोगे, आप ज्यादा अच्छे से रिकवर और हेल्थ मेंटेन कर पाओगे। साउंड स्लीप ऑफ कोर्स, आप और एक चीज इंक्लूड कर सकते हो कि आपको जो एक्टिविटी पसंद है वो आप एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हो अपने डेली रूटीन में। इट बी डूइंग वॉकिंग और योगा और डांस, यू नो, आई मीन टू बी प्रोफेशनल। अगर आपने खाली गा दिया, डांस कर लिया, you're good. Just pick up one activity that you like. Any art form is also good. Drawing कर लिया, painting कर लिया, rather than just sitting और खाली कोविड के न्यूज देख रहे हैं या सुशांत सिंह के न्यूज है या अभी वो ड्रग्स की न्यूज देख रहे हैं, वो खाली हमारे स्ट्रेस और कुछ नहीं करते हैं। सो इंस्टेड कि जो चीजें हमारा स्ट्रेस बढ़ाए उसको हटा दे और जो चीजें हमें हैप्पी करे उनको इंक्लूड कर दे। गुड हाइजीन तो ऑफकोर्स फिजिकल हाइजीन तो हमें मेन है, एंड यू हैव टू फाइंड वेज कि जो चीजें हमें स्ट्रेस करती हैं अगर वो हमारे कंट्रोल है और वो स्ट्रेस आ गया तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। वेदर जस्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स हेल्प मी, वेदर मेडिटेशन हेल्प्स मी, क्या करने से आपका वो स्ट्रेस आपको इमोशनल नहीं कर देगा और आप स्ट्रेस को डील कर सकते हैं, आप उस पर भी फोकस करेंगे। सो मेडिटेशन, प्राणायाम, व्हाटएवर हेल्प्स यू, यू मेक श्योर कि अगर आया अननोइंगली ऑफ कोर्स तो आप उसको आप अपने मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सो अल्कोहल कंजम्पशन शुड बी अवॉइडेड। यू हैव टू लाफ मोर, यू नो, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाले। सो आपको खुद को जो जो एक्टिविटीज करनी है, जस्ट मेक श्योर यू डू दैट। आई मीन इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश। थोड़ा अपना ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक हम दूसरे का ध्यान रख पाएंगे। सो हम एयरप्लेन में बैठते हैं और वो बोलते हैं, जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं सारे, तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन जब कम होगा तो ऊपर से मास्क आएगा, तो सबसे पहले मास्क आपको पहनना है, ऑक्सीजन मास्क, और फिर आपको बाजू वाले को हेल्प करना है। अगर आप मेंटली और फिजिकली खुद हेल्दी हैं तो ही आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के अपना ध्यान रखने में इज नॉट रियली बीइंग सेल्फिश। कनेक्ट विथ नेचर, और कुछ नहीं कर सकते, बाहर गार्डन में नहीं जा सकते हैं तो गार्डनिंग घर पे कर लीजिए। विंडो की ओर बैठ के लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, जस्ट कनेक्ट विथ नेचर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक रूटीन बनाइए अपना। अभी कोविड के is in routine, everybody is waking up at any, sleeping at any time, watching as many shows on Netflix वगैरह, television. So you want to make sure कि आप अपना एक routine बना ले, and the best routine would be to rise set with the sunset. Yeah. So these are just a few tips that came across to my head कि जो आप अपने physical और mental health के लिए routine inculcate कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी में हमें क्या अच्छा खाना खाना चाहिए? सो जैसे बैलेंस डाइट, जैसे मैंने बोला, सो यू वांट टू मेक श्योर कि वो सारी चीजें जो बैलेंस डाइट की हमने बात की वो तो डेफिनेटली इंक्लूड करे, पर हमें इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स जो हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाए वो वाले फूड्स भी इंक्लूड करने हैं। नाउ सिंपल थिंग्स लाइक अदरक, काली मिरी का पाउडर, नींबू, आंवला, हल्दी, तुलसी, हरे पत्ते की भाजियां, बादाम, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, बेरीज जो भी टाइप की आएगी, अभी विंटर्स आएंगे तो सब्जा, व्हीट ग्रास, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमारे बैलेंस डाइट के साथ जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो बैलेंस डाइट जो हमने बात की, सीरियल्स जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, राइस, फिर पल्सेस जैसे राजमा, चौली, तुअर,
ऑल ऑफ दैट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फिर विटामिन बी एंड डी के डोजेज मेंटेन करना इम्यूनिटी के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस जैसे हल्दी वगैरह और ऑरेगानो वगैरह सब, वो सारे स्पाइसेस भी हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है अभी कोरोना वायरस के टाइम पे। सो यू वांट टू इंक्लूड ऑल ऑफ दोज एज वेल। कौन सा खाना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन रूपल जी, बिकॉज हम ना कौन सा अच्छा है वो तो देख लिया, पर अगर बुरा साथ साथ तो यू नो उस अच्छा सा असर नलिफाई हो जाएगा, यानी हम पॉजिटिव वाला जग नहीं भर पाएंगे पॉजिटिव खाने का, और साथ में नेगेटिव वाला खाना खा लिया तो कोई अच्छा। सो यस, थिंग्स दैट यू वांट टू अवॉइड आर शुगर। शुगर में हमारी जो इम्यूनिटी जो बूस्ट करने वाले सेल्स, वो सेल्स को कम है शुगर। तो शुगर अगर नहीं खाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्टीविया वगैरह वो भी नहीं लेना है। खाली शुगर नहीं लिया और हमने स्विच कर दिया आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से, सो इवन दैट इज बैड, बिकॉज स्वीटनर्स में दे हैव समथिंग कॉल्ड एस्पार्टेम, और एस्पार्टेम डायरेक्टली हमारे मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को डिक्रीज कर देगा। तो शुगर तो पक्का नहीं खाना है, पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी नहीं लेने हैं, क्योंकि वो हमारे गट बैक्टीरिया को भी कम कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर करेगा और फिजिकल स्वास्थ्य पे। बट या सो नो शुगर्स एंड नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। दूसरा जो नहीं खाना है हमें वो है रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, जिसमें से फाइबर वगैरह सब निकल गया, उसमें कोई विटामिन नहीं बचे, कोई मिनरल्स नहीं बचे हैं, वो हमारे गट हेल्थ के लिए डेफिनेटली कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसको हजम करने के लिए हमारे गट बैक्टीरिया बहुत सैक्रिफाइस भी हो रहे हैं। सो यू डोंट वांट टू ईट एनी रिफाइंड फ्लावर। कोई प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड हम किसको बोलेंगे? प्रोसेस्ड फूड वो है जो, जैसे पास्ता ले आए तो पास्ता प्रोसेस्ड फूड हुआ, क्योंकि उसको बनाने के लिए 50 प्रोसेस से गुजरा है वो। या इवन रिफाइंड ऑयल्स फॉर दैट मैटर, रिफाइंड ऑयल्स जब तक वो शेल्फ पे चले जाए, सफोला हो या व्हाट एवर अदर ब्रांड्स, राइस ब्रांड वगैरह जो भी कंपनी के लेते हैं हम, वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऑयल निकालने से लेकर पैकेज होने तक में इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरता है कि जो ऑयल्स में अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, इनफैक्ट वो अच्छी चीजें बचती ही नहीं है। सो हमें कोई भी प्रोसेस फूड जो बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरता है, वो प्रोसेस फूड भी हमें अवॉइड करना है। चौथा है पैकेज फूड। सो एनीथिंग विच कम्स इन अ पैकेट, जैसे लेज उठा लिया या और कोई पैकेट बिस्किट्स ले लिए, all of these packaged foods have a lot of preservatives and chemicals, वो प्रिजर्व करने के लिए, और वो सारे प्रेजर्वेटिव्स हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, बिकॉज दैट ऑल्सो काइंड ऑफ डैमेजेस आवर बैक्टीरिया। सो यू वांट टू अवॉइड दैट ऑल्सो। एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड्स, व्हेन आई से नॉन ऑर्गेनिक फूड्स मीन्स कि जो खाना उगाने के लिए अगर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स भी हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें ऑर्गेनिक फूड्स पे जाना जरूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू वांट टू मेक श्योर कि एरेटेड ड्रिंक्स लाइक कोक, थम्स अप वगैरह हम कोई ना पिए, क्योंकि उसमें एसिड का प्रमाण मात्रा बहुत ज्यादा है, और अगर वो हम एसिड वाली चीजें लेते हैं तो हमारे ब्लड का एसिड लेवल्स भी बहुत बढ़ जाता है और एसिडिक हो जाता है। और कोई भी बीमारी हमें एसिड लेवल्स जब ब्लड में बढ़ेंगे तो बीमारी आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमारा ब्लड एल्कलाइन है तो हमें बीमारियां बहुत दूर, कोसों दूर रहेगी। सो अगर ऐसी चीजें लाइक कोक एंड थम्स अप वगैरह, हम कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स लाइक इवन सोडा पीते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे लाइक उनमें गैसेस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दे कंटेन एसिड, सो यू वांट टू स्टिल मेक श्योर कि यू अवॉइड देम, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह सके। So these are the few things that I would recommend to stay away from. रीता भाभी,
रीता भाभी खुद को अनम्यूट करें प्लीज। अच्छा, गेहूं मैदे से ज्यादा अच्छे हैं? गेहूं मैदे से ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी फूड अगर प्रोसेसेस से ज्यादा गुजरता है तो उसमें कुछ पोषण नहीं बचता है। और मैंने रिफाइंड फ्लावर तो वैसे ही मना कर दिया आपको कि रिफाइंड फ्लावर तो डेफिनेटली नहीं खाना है क्योंकि उसमें कुछ पोषण बचता नहीं है। सो थोड़ा और समझते हैं उसके बारे में। जैसे अगर हम गेहूं लेते हैं तो गेहूं उसके छिलके के साथ होता है, छिलका निकाल दिया हमने गेहूं का और हमने उसका पहले बनाया फाड़ा। सो सबसे हेल्दीएस्ट है गेहूं, पर हम गेहूं जनरली फुल फॉर्म में नहीं खा सकते हैं, तो उसका बना लिया गेहूं का फाड़ा, क्रैक्ड व्हीट, तो वो डेफिनेटली बेटर है खाने के लिए। उसके बाद ऑफ कोर्स गेहूं से वो कम बेटर है क्योंकि थोड़े न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। अब गेहूं के फाड़े में भी बारीक वाला फाड़ा भी आता है, तो बारीक वाले फाड़े में थोड़े और न्यूट्रिएंट कम हो गए। फिर उसका रवा बनता है तो रवा में और थोड़े न्यूट्रिएंट कम हो गए। गेहूं का आटा बनता है, उसमें अगर ताजा बना है तो बढ़िया है, वरना अगर लंबे टाइम तक पड़ा रहता है या बाहर से रेडीमेड ले आते हैं पैकेट वाले तो उसमें तो वैसे ही कोई न्यूट्रिएंट्स बचते नहीं है, क्योंकि जितना टाइम हम रहने देते हैं चीजों को उसमें से न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं। और लास्ट में बचा मैदा, तो मैदे में तो लास्ट तक प्रोसेस पूरा हो चुका, यानी उसमें कुछ बचा ही नहीं है, ना ही फाइबर बचा है, ना ही विटामिन बचे हैं, ना ही कोई मिनरल्स बचे हैं। तो ऐसा खाना खाने से जो हमारे पॉजिटिव हेल्थ नहीं बढ़ाता है, बट वो डेफिनेटली हमारी नेगेटिव हेल्थ पे ही ले जाएगा, उस पे ही असर करेगा। सो यू वांट टू मेक श्योर कि जितना हम मैदे से दूर रहे एंड हर एक स्टेप से बढ़े, और गेहूं के फाड़े या डायरेक्टली गेहूं खा सकते हैं कोई फॉर्म में, तो दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। सो मैदा, उसमें ना ही न्यूट्रिशन बचता है ना ही फाइबर बचता है, लंबा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में, तब तक अंदर सड़ना शुरू हो जाता है, आपके शुगर लेवल्स भी बढ़ाते हैं, और वो एकदम लो क्वालिटी का फूड माना जाता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि 2 ग्रुप एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिनको लो क्वालिटी का फूड दिया गया था, तो वो उनको डिप्रेशन के केसेस चांसेस 80% बढ़ गए थे। सो डेफिनेटली हमें हेल्दी फूड इंक्लूड करना है, और मैदा डेफिनेटली हेल्दी नहीं है। तो जितने प्रोसेसेस लेस जाते हैं उतना ही फूड हेल्दी होता है। ब्राउन ब्रेड इज गुड और नॉट? सॉरी, ब्राउन ब्रेड जो बोलते हैं, ब्राउन ब्रेड, हाँ ब्रेड, हाँ, वो हेल्थ के लिए अच्छी है कि नहीं है? तो इफ यू विल सी, ब्राउन ब्रेड्स आल्सो कम इन पैकेजेस, या एंड दे आल्सो हैव अ शेल्फ लाइफ। आप 3-4 दिन भी रखोगे उसको तो उतने में खराब नहीं होता है, पर अगर हम रोटी रख दे 3-4 दिन उसी गेहूं के आटे से बनी, तो 3-4 दिन में डेफिनेटली बाहर खराब होता है। तो ब्रेड नहीं हो रहा है, गेहूं से ही बना है, पर रोटी हो जाती है, विच मीन्स कि ब्रेड में ऐसा कुछ तो डला है जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ रही है। तो अगेन वो केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव्स डले बिना नहीं बना सकते हैं, तो वो प्रेजर्वेटिव्स और केमिकल्स डले हुए हैं, वो हमारे शरीर के लिए डेफिनेटली नुकसानदायक है। सो यू वांट टू अवॉइड। एंड ब्राउन ब्रेड लिखा हो तो भी वो मैदे के बिना नहीं बना सकते हैं, और अगर मैदे के बिना बना दिया उन्होंने तो वो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टेस्ट से यूज टू है। सो देर इज नो पॉइंट इन इवन कि अच्छा हम व्हाइट ब्रेड नहीं खा रहे हैं तो हम ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, सो दैट इज गुड। दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ एनी फेवर। Ma'am, there is a question from audience. Good Yes. source to get B12 and vitamin D, as we are visit. Okay. No, go ahead, Rupal. Complete your question. Sorry. We are vegetarian, so we need good source to get. So from where we will get? So it's not about just being vegetarian. In fact, so many of my non-vegetarian patients जिनको हमें लग रहा था कि नॉन-वेजिटेरियन खाने से उनको विटामिन B12 और D मिल रहा है, खाली हम वेजिटेरियंस को नहीं मिल रहा है, पर उनमें भी डेफिशिएंसीज भर के पड़ी हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू डू विथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड्स ओनली। बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व हैं। सो द बेस्ट वे इज टू सप्लीमेंट इट, बिकॉज नो मैटर वॉट हम वो रूटीन के डाइट से वो हम नहीं ले आ पाएंगे।
Vitamin D is you get it from the sunlight. You know when the body, जब हमारा skin absorb करता है, उसको convert करता है, and there are a lot of other factors involved, which nowadays, because of the ozone layers, you know, it's not safe to take the sun rays all the time, and हम sunblock वगैरह लगाते हैं, so again our skin does not absorb sunlight, so we are not going to get vitamin D. हमको sunlight से खाली मिलने वाली नहीं है, so you want to supplement that. Vitamin B12 is a water soluble vitamin. आज सुबह ही इनफैक्ट मेरे दूसरे एक टॉक में विटामिन B12 का यही सेम क्वेश्चन आया था. So vitamin B12 is also a water soluble vitamin. पहले के टाइम पे it was very easy because to get that, because हम कुएं का पानी पीते थे, स्प्रिंग का, झरने का पानी पीते थे, you know, all of that. अब हर एक घर में RO फिल्टर है. So all of those healthy bacteria जो important है विटामिन B12 के लिए, वो बैक्टीरिया को हम मार रहे हैं. एंड अनदर थिंग, जो हम रॉन्ग फूड्स खाते हैं, तो बैक्टीरिया, विटामिन B12 भी हमारे गट में बनता है. तो रॉन्ग फूड्स खाया तो वो गट वाले बैक्टीरिया जो B12 बनाता है उसकी भी कमी आ चुकी है. सो ऑटोमेटिकली विटामिन B12 और D3 हमारे शरीर नहीं बना पाएगा. सो द बेस्ट वे इज टू सप्लीमेंट इट. ऑडियंस There is another question, ma'am. Owing to present COVID situation, please prescribe the right choice of food for senior citizen. That's a beautiful question. In fact, so there is no particularly different food for senior citizens, because पूरे body का सिस्टम तो एक ही है, राइट? सबके लिए एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है. बट सीनियर सिटीजन्स व्हाट दे कैन डू, बिकॉज उनको दूसरी बीमारियां भी होती है साथ साथ, सो दे हैव टू बी डबल केयरफुल कि वो जो खाना खाएं वो खाना अच्छे से पूरा पोषणदायक बैलेंस खाना होना चाहिए. उनके लाइफ में उनको स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है वो देखना है. So they have to figure out कि कैसे, whether meditation helps them, whether talking to somebody helps them. So whatever helps them, basically उनको स्ट्रेस कम करना है. उनका जो गट हेल्थ है, यानी बैक्टीरिया जो अच्छे हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, उसको बढ़ाना है. यानी एक बाटी दही ले लिया on a daily basis, so that will also help them. Now this is I'm talking in जनरलाइज सजेशंस दे रही हूँ. अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारियां हैं, कोई डॉक्टर मना कर रहे हैं, सो अगेन दोज प्रोटोकॉल्स चेंज. बट ये जनरलाइज करके बोल रही हूँ कि यू वांट टू मेक श्योर कि 1 कटोरा दही आप इंक्लूड करें, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द गुड बैक्टीरिया इन आवर बॉडी. स्ट्रेस कम करे, अल्कोहल अवॉइड करे, स्मोकिंग अवॉइड करे, नींद अच्छी सी आए वो ट्राई करे. सो वट एवर मेक्स देम स्लीप बेटर, दैट्स गुड. फिजिकल मूवमेंट, थोड़ी बहुत मूवमेंट मेंटेन करे कि जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और हैप्पी हार्मोन्स बॉडी रिलीज करे और डाइजेशन भी अच्छा करे. सो दैट इज आल्सो गुड. एंड ऑफ कोर्स a healthy balanced antioxidant rich diet is always good. आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल. Yes. Okay. There was one question about chocolates. So as so chocolates का क्या question है exactly? Are chocolate good for cancer also? That's a beautiful question. Now that's and it helps full for mood. It helps full for mood. So मैंने stress eating की Helpful for food. मैंने stress eating की बात की. जब हम स्ट्रेस्ड है तो हम इधर या तो खाना खाएंगे या तो नहीं खाएंगे, राइट? सो मैं जब स्ट्रेस्ड होती हूँ तब मेरे पेट से मेरे मुंह में खाना नहीं जाता है, कंपैरेटिवली बहुत कम जाता है. एंड मेरे हस्बैंड है, अगर वो स्ट्रेस्ड है तो वो ज्यादा खाना खाएंगे कि वो बेटर फील करे. सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ अपना बॉडी बहुत ब्यूटिफुली हैंडल करता है चीजों को. सो एवरीबडी हैज अ कोपिंग मैकेनिज्म. Everybody has a
वे टू डील विथ थिंग्स। तो जब हम स्ट्रेस्ड हैं तो बॉडी हमें साइंस एंड सिग्नल्स दे देती है कि हम कैसे उसको सुपरफिशियल लेवल पे उसको मेंटेन कर ले। सो मेरा बॉडी बोलता है मत खाओ, किसी और का बॉडी बोलेगा खाओ। अब जब स्ट्रेस होता है तब हम ऑलरेडी, जब बात हुई कि गलत खाने पे ही हाथ डालेंगे, क्योंकि वो गलत खाना ही हमें मेंटली सुकून दे पाएगा। सो हम गलत खाने में शुगर वाली चीजें खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, पूरा मैदा वाला खाएंगे, एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स अ वेरी विशियस साइकिल जिससे हमें निकलना बहुत जरूरी है। सो आई एम नॉट सेइंग डार्क चॉकलेट्स आर बैड, बट अगर आप स्वीट क्रेविंग, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, देन डोंट डू दैट, देन इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट्स। वर्सेस अगर नॉर्मली ऐसे ही कुछ कभी उठा के खा लिया, तो of course it is high in antioxidants and you're okay to have it once a while. But if you're stress eating every now and then, you should definitely avoid. Because it still has preservatives and chemicals, right? I mean, अगर देखोगे तो उनमें भी shelf life साल भर का रखा हुआ है। वो साल भर कैसे रहता है? Because they have preservatives and chemicals inside. So you definitely want to avoid it as much as possible. Once a while cheating or once a while having a piece, it's still okay. But is it good for cancer? Now that's a very so there are no researches Okay. जो ठोस सबूत देता है कि वो बंदे ने और कुछ नहीं किया और खाली चॉकलेट इंक्लूड किया और उससे उनका कैंसर चला गया, राइट? सो वैसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है कि चॉकलेट की वजह से कैंसर बेटर हुआ है। सो एनी फूड्स विच आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, वो उनको हेल्प करता है। Now, अगर आप बोले, of course chocolates are rich in antioxidants, but it is like कि अगर हम रेशियो गिनेंगे तो it will probably do 70% good and 30% harm. So whether we are ready or at that stage कि हम वो 30% harm bear कर पाएंगे या नहीं, versus अगर हम स्ट्रॉबेरीज खा ले या मलबेरीज खा ले जो 100% बेनिफिट देने वाला है और एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है। So you want to pick, balance it, weigh it कि pros and cons किसमें ज्यादा कम है, and then accordingly decide. What about jawari atta? So what about jawari atta? I mean, what is the question about jawari atta? It is written like that only, but it, like you can substitute for wheat flour or maida and all that. So which is better? So of course maida, as we already established कि maida is definitely bad, but wheat has its own properties, good properties, and jawar has its own good properties. So you cannot replace one with the other unless you are gluten allergic. So अगर gluten की allergy है और आप गेहूं consume नहीं कर सकते हो तो आप definitely जवारी करो. But you cannot say कि नहीं गेहूं तो चाहिए ही नहीं और उसके बदले हम जवारी खाएंगे कि तो ज्यादा benefit है. नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है और कोई रूल बुक में नहीं लिखा है कि गेहूं इज बैड एंड जवारी इज गुड। ऑफ कोर्स जवारी में अभी जैसे गेहूं में बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस आ गए हैं जो कभी कभार हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। वो वेरिएंट जो गेहूं के हैं वो वेरिएंट, बट अदरवाइज इफ यू आर हैविंग unadulterated wheat or the good variant of wheat, then you're okay to consume wheat as much as you're okay to consume jawari. Of course jawari में कोई मेहनत नहीं करता है कि उसको अलग वेरिएंट से बनाए या उसमें कोई पेस्टिसाइड्स केमिकल्स डाले, इसलिए वो ज्यादा प्योरर है और उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा कि वो हेल्दी है या नहीं है या अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। एंड हेंस yeah, I mean, but gehu and jawar both are equally good. You said about oil. So according to you, which oil should be used? So मेरा 21 day online program है, Okay. जो I don't recommend any refined filtered oils, because जैसे मैंने बात किया कि कोई भी ऑयल, सफोला हो या कोई अलग ब्रांड हो या जो भी ब्रांड्स हो, वो सारे ब्रांड्स उनको शेल्फ लाइफ पे लाने के लिए दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। खाली फिल्टर किया उतने में उनका खत्म नहीं हो जाता है, देन दे विल गो थ्रू अनदर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, दे विल गो थ्रू ब्लीचिंग एज वेल। नाउ इंस्टेड
सो ऑयल से हमें हमारे ओमेगा 3s मिलने चाहिए, ऑल द ओमेगास मिलने चाहिए, हेल्दी फैट्स मिलने चाहिए, पर वो जब प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो सारे फैट्स अनहेल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस दैट दे गो थ्रू. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अच्छा एडवांटेज मिलने के बदले हमें नुकसान ज्यादा मिलता है वैसा ऑयल्स लेके. सो आई डोंट रिकमेंड एनी ऑयल्स विच आर रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड. कच्ची घानी वाला तेल इज द बेस्ट ऑयल टू यूज, or cold pressed oils are the best oils to use because they will still not go through processes. Of course oxidation, एक बार तेल निकाला यानी ऑक्सीडेशन तो शुरू हो गया. सो ऑक्सीडेशन इट्स अगेन लाइक 30-70% रेशियो कि हम 70% अच्छा बेनिफिट्स लेने के लिए वो 30% हार्म ले सकते हैं क्या? तो कच्ची घानी वाला तेल इज ऑल्सो इक्वली गुड और कोल्ड प्रेस ऑयल्स आर ऑल्सो इक्वली गुड, बट रिफाइंड ऑयल्स आर अ कंप्लीट नो बिकॉज उसमें नुकसान के सिवाय मुझे 10% भी फायदा नहीं दिखता है. Can a person having high cholesterol eat ghee? Yes, why not? In fact, there are so many researches done which have proved कि घी में बहुत अच्छा क्वालिटी का फैट है एंड वो आपके डायबिटीज शुगर लेवल्स को बेटर करेगा. इनफैक्ट हमें खाली 3 इम्बैलेंसेस को बेसिकली बैलेंस करना है. एक जो हमारा गट बैक्टीरिया है, माइक्रोब का बैलेंस होना चाहिए, एक शुगर का बैलेंस होना चाहिए और एक हार्मोन का बैलेंस होना चाहिए. अगर ये तीनों चीजें बैलेंस्ड है देन वी आर प्रीटी मच इन गुड हेल्थ. तो ये तीनों बैलेंस करने के लिए ऑल्सो घी इज वेरी इंपॉर्टेंट. घी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग ऑल द 3. So of course not only for cholesterol but to balance all the 3 levels, your hormone imbalances, your sugar intolerances or imbalances and your microbial imbalance, वो तीनों के लिए घी is good. What is canola oil? What is canola oil? Canola oil is an oil removed from canola. So I mean, so is it good or anything? The question is like, what is canola oil? Okay. So as I said, the best oils to be consumed are non-refined, non-processed, non-adulterated oils. Now, if you've grown up eating, so like I probably would use sesame oils or groundnut oils in my daily diet because then I will be balancing the fats. It's very important to balance our good fats also. So एक की मात्रा बढ़ा दी और दूसरे की कम कर दी, then it's not going to help us. Everything has to be pretty much in balance. Hence, I recommend rotation of oils also. So sticking to one oil is not a good idea. So any more क्वेश्चन आया है. Yeah, there is a question. I got some 2 questions. 2 questions आए हैं. पहला ऐसा क्वेश्चन है, आपने डाइट की बात करी कि तो जैसे कि हम फास्टिंग के दरमियान 5 दिन 7 दिन 8 दिन सपोज खाना नहीं खाते हैं, एक आध्यात्मिक वे से हम सोचते हैं तो, और वही चीज अगर कोई बंदा गुस्से से 8 दिन खाना नहीं खाता है तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंशिएट है? बॉडी को क्या चीज ज्यादा हार्म करती है? जैसे अगर हम गुस्से में है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ता है और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हैप्पी हार्मोन्स नहीं रिलीज करता है बॉडी, डाइजेशन भी कम कर देता है, इम्यूनिटी भी लोअर करता है और सैड हार्मोन्स रिलीज करता है और स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज करता है. तो डेफिनेटली वो जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप जैसे कितना भी अच्छा खाना खा लिया, हेल्दी खाना खा लिया, इट विल बी एज गुड एज कि आपने डस्टबिन में डाल दिया बिकॉज उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है, उसका कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है जो पूरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लग के होता है. जैसे खाली खाना अच्छा खाने से हमें पूरा पोषण नहीं मिलेगा. अच्छा खाना खाया, वो डाइजेस्ट होना चाहिए, उसके बाद असिमिलेट होना चाहिए, उसके बाद सही जगह पे पहुंच के उसको अच्छे अब्जॉर्प्शन होना चाहिए उधर. तो पूरा प्रोसेस होगा तो ही जो अच्छा खाना खाया उससे पूरा पोषण मिलेगा. सो जब हम स्ट्रेस्ड है तो हम खाना खाए या ना खाए, गलत वाले हार्मोन्स रिलीज हो ही रहे हैं और नुकसान कर ही रहा है. पर इनफैक्ट जब हम अच्छे मूड में हैं और हम जब फास्टिंग करते हैं, तो आपने फास्टिंग की ही पूछा था राइट? जी, मैंने दोनों के बीच का डिफरेंशिएट पूछा था कि दोनों वक्त पे पेट तो खाली ही रहता है. राइट.
सो जब हम अच्छे मूड में हैं और जब फास्टिंग करते हैं तो हमारा बॉडी एक फास्टिंग वाला हार्मोन है विच इज कॉल्ड फास्टिंग इंड्यूस्ड एडिपोज फैक्टर. सो FIAF करके एक हार्मोन है जो रिलीज करता है और जो हमारे शरीर में काम कैसे करेगा कि फैट स्टोर नहीं करेगा पर उसको यूटिलाइज करेगा. तो जब हम फास्टिंग करते हैं तब हमारे बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो यूटिलाइज करने में लग जाएगा. बट अगर हम स्ट्रेस्ड है तो वो सही मात्रा में रिलीज होगा नहीं और कुछ फायदा नहीं करेगा. सो हेंस अगर हम वजन कम करने के लिए भी फास्टिंग करते हैं तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड एंड अ मेंटालिटी टू बिगिन विद. You want to make sure कि you have much more to take from fasting rather than just not eating food. So it has to be a lot of mental health involved, lot of physical health involved, spiritual and social. वो चारों का combination होगा साथ में और चारों के areas में आप काम करोगे. Even while you're fasting, your benefits probably go 10 folds more. ओके तो मतलब आपके कहने का मतलब बस खाते वक्त मुस्कुराते रहो, अच्छे मूड में रहो, बात का बाद में देखो. Laughter therapy is the best therapy. सेकंड क्वेश्चन मैम, जनरली हमने देखा है हिंदुस्तान में भी या बाहर भी के लोगों को खाना खाते खाते बहुत ज्यादा चिल्ड पानी पीना या बर्फ वाला पानी पीना या फ्रिज का काफी ठंडा पानी पीना एक हैबिट से होती है. तो वो हमारे खाने के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है? जब हम खाना खाते हैं तो एक तो पहले डाइजेशन शुरू होता है हमारे मुंह से. हमारे यहाँ पे मुंह में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जहां से प्रोसेस शुरू होता है. तो चबा के हम इसलिए बोलते हैं कि इसलिए चबा के खाइए. फिर जब पेट में जाता है वो खाना तब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने को हजम करता है. अगर एसिड को हम डाइल्यूट कर देंगे पानी, ठंडा वाला पानी पीकर या इवन नॉर्मली ज्यादा पानी पीकर अगर डाइल्यूट कर देंगे तो उसका काम एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा. तो इसलिए वो डाइजेशन वैसे ही रुक गया या कम हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई उसकी. और अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो वैसे ही सारे प्रॉब्लम्स अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं. सो यू वांट टू मेक श्योर कि अपनी डाइजेस्टिव जितनी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी हेल्दी होनी चाहिए. सो कोई भी चीजें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम करे या उसकी हेल्थ बिगाड़े, फूड्स इंक्लूडेड या अल्कोहल स्मोकिंग इंक्लूडेड या इवन पानी ठंडा पीना इंक्लूडेड. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप कभी नहीं पियो ठंडा पानी. खाने के साथ, खाने के टाइम पे वो हजम होना बहुत जरूरी है. खाना उस पे आप डाइल्यूट कर दोगे वो एसिड तो वो हजम नहीं होगा. सो यू वांट टू अवॉइड, स्पेशली जब खाना खाते हो. नहीं, मुझे ऐसा किसी ने बताया था कि ठंडा पानी पीने से हम जो खाना खा के जो भी ऑयल घी वगैरह होता है वो ज्यादा फैट्स बना देता है अगर ठंडा आइस खाते हैं. या ये पता नहीं, मुझे सुना था काफी पहले. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो ये बहुत बेसिक लेवल का, जैसे अगर हमने घी तेल वाला खाना खाया या घी की कटोरी ले ली और फ्रिज में डाल दिया तो वो जम जाएगा. करेक्ट. बट यू विल मूव, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, अगर बॉडी हिला आपने तो एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होता है. तो अगर वही घी की कटोरी खाली बाहर भी रख देंगे तो पिघल जाएगा. या सो ऑफ कोर्स लेमैन लैंग्वेज में वो जो आप बोल रहे हैं दैट मेक्स सेंस, बट आई वुडंट रियली वरी उसके वजह से. as long as you're eating healthy, otherwise तो फैट जमने का तो क्वेश्चन नहीं. इनफैक्ट फास्टिंग के टाइम पर भी जमा हुआ फैट पिघलना शुरू हो जाता है if you have the right attitude and mentality. Okay. There was one question, jaggery or sugar, which is better things, and जो so-called branded sugar without sulfur etc. are good for health. So the more processes anything goes through, the more bad it is. वो simple baseline rule आप दिमाग में fit कर लीजिए. And when you'll apply this to anything and everything, you will understand what is healthy and what is not healthy. So farm to table का concept, कि जो farm से आया और हम table पे लेकर तुरंत खा सकते हैं, that is always the best food. पर उसके table के आने के पहले, farm से निकला और table के आने के पहले वो जो processes से गुजरते हैं,
जितने ज्यादा प्रोसेसेस उतना ज्यादा नुकसान, और जब तक टेबल तक पहुंचता है उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं. सो शुगर और जैगरी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों शुगर केन से ही बनते हैं, राइट? सो इफ यू फॉलो मी इनफैक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम, मैंने गुड़ कैसे बनता है उसका पूरा वीडियो डाला हुआ है कि गुड़ कैसे बनाते हैं. सो गुड़, शुगर केन जूस लेते हैं, उसको कढ़ाई में उबालते हैं अच्छे से, उसमें थोड़ा कॉस्टिक सोडा वगैरह डालेंगे कि कचरा ऊपर से निकल जाएगा, एंड देन दे यू नो उबाल के जब घट हो जाएगा, दे अगेन मिक्स अ सर्टेन केमिकल इनसाइड कि वो घट होने का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, एंड देन दे ड्राई इट, और फिर गुड़ जम जाता है. नाउ नॉट एवरीबडी मेक्स इट लाइक दैट, क्योंकि गुड़ में भी मिलावट आती है. सो ऑर्गेनिक गुड़ इज स्टिल बेटर. अभी ऑर्गेनिक गुड़ को बेसिकली गुड़ को और प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है शक्कर बनने के लिए, इंक्लूडिंग ब्लीचिंग, क्योंकि ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर के बीच में भी तो कोई फर्क होना चाहिए ना. तो व्हाइट शुगर के पहले का प्रोसेस है ब्राउन शुगर से बनता है व्हाइट शुगर. तो वो ब्लीच होता है तो हमें मिलता है व्हाइट शुगर. और उसके बाद व्हाइट शुगर बनने के बाद या व्हाइट शुगर बनने के दौरान और एक प्रोसेस करें अगर कि सल्फर फ्री एंड ऑल ऑफ दैट, which means you're doing so much with that sugar crystal कि उसमें से वैसे ही अगेन कोई फायदा बचा नहीं है, पर नुकसान ज्यादा डला हुआ है अंदर. So the more you stick to nature, the more you heal yourself. Any more questions or we'll hello madam. Hello. Yes. yes. Yeah madam, what is dalda ghee actually made of, and compared to pure ghee, is it good or bad? So ghee has good fats, okay, which is to be consumed, but the dalda ghee doesn't have any good fats. So I'm just simplifying it for you and not going into the technical terms so that you understand it better. So जैसे आई थिंक मुकेश जी ने पहले बताया कि फ्रिज वाला पानी पी के घी जम जाता है, समथिंग लाइक दैट. सो ये जो डालडा घी है, आप कुछ भी कर लो, उसको बॉडी में डाल दोगे, कितना भी हीट जनरेट कर दोगे, बिकॉज इट हैज बैड फैट्स, इट्स नॉट द गुड वैरायटी टू ईट. एंड हेंस जो हम बोलते हैं कि गिर गाय या देसी काव और A2 मिल्क वाला घी, that is the best because that is the right amount of butyrate, which is what we want from that good fat, because that will take care of all the three imbalances, which were the hormonal imbalance, sugar imbalance, and the microbial imbalance. But dalda ghee doesn't do that. Okay, thank you ma'am. So I think that's it. Mukesh bhai, for the yeah. Yes, sure. Thank you, Raksha, for wonderful session. And thank you so much. I'm so sorry. I apologize once again for my bad network at the end. That's okay. At the start. But as soon as we also appreciate the efforts you gave with the 5 other network keeping ready beside you. So it is effective on behalf of both the chairmen, Sathi chairmen. First of all, before going to give you the vote of thanks, I would like to announce something. Dear friends, today we have one. एक सेकेंड, संजय सूरी जी, आप अपना कुछ ऑब्जर्वेशन देंगे? It was really very informative, educative, और कई सारे सवाल हमारे दिमाग में थे, वो क्लैरिफाई हो गए. थैंक्स रक्षा जी. इतना थैंक यू संजय जी. इतना जो लेमन लैंग्वेज में समझेगा उस हिसाब से हमें आपने समझा दिया. कोई टेक्निकल ये नहीं है, वर्ड्स नहीं, कुछ नहीं, जो हमें आराम से समझेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा हमारे लिए. रियली थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. गुड, थैंक यू, वेरी हैप्पी विद यू. थैंक यू. या मुकेश जी आगे. थैंक यू संजय जी फॉर आपके विश्लेषण का बहुत बहुत धन्यवाद. इनफैक्ट संजय जी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने बहुत सारे वर्ड मुझे गूगल करने पड़े थे कि इसको हिंदी में कैसे मैं बोलूं,
और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी आए कि गूगल ने बोल दिया देयर इज नो हिंदी वर्ड फॉर दैट. No, for kind information, we have one Google Baba also over here in our club. ठीक है. So announcement before giving the vote of thanks. आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि आज हमारे क्लब में क्लब सेक्रेटरी लाइन पूनम भावसार जो इस वक्त अब खंबात में है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है. आनंद के पास एक सांदेश्वर करके गांव है, छोटा सा रूरल एरिया है, वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एक शानदार प्रोजेक्ट किया है. तो थैंक यू पूनम जी. आप वहां दूर होके भी कंटिन्यूशन में है प्रोजेक्ट्स के बारे में. सेकेंड अनाउंसमेंट के कल, जैसे कि आप 3 दिन से देख रहे हैं, आप तीसरा दिन है हमारा इस अक्टूबर सर्विस वेबिनार सीरीज का, तो कल चौथा दिन है. और चौथा अक्टूबर सर्विस वेबिनार की जो सीरीज नंबर 4 है, उसमें हमारे साथ कल कीनोट स्पीकर रहेंगे डॉक्टर अश्विन बाफना, जो हमारे ओन क्लब मेंबर डॉक्टर बीबी बाफना के सन है, ऑप्थोमेटोलॉजिस्ट है. और कल का टॉपिक रहेगा प्रोटेक्ट योर विजन, जो आंखों के बारे में है. कल के हमारे चीफ गेस्ट होंगे हमारे रीजन चेयरपर्सन लाइन पवन अग्रवाल जी, और कल के मॉडरेटर है लाइन हरीश भाई सुराना और अरुणा भाभी हरीश सुराना. तो ये कल के दोनों मॉडरेटर होंगे. तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन अगर आज भी दिमाग में आते हैं आंखों के बारे में, तो प्लीज रेडी करके हमारे मॉडरेटर तक आप पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि कल भी इसी तरह से स्मूथली हमारा ये वेबिनार चल सके. चलिए बढ़ते हैं आज के अंत करने वाले कार्य शब्दों पर, जिसे हम वोट ऑफ थैंक्स कहते हैं. ये वोट ऑफ थैंक्स ऐसा चीज है ना कि ये इसे मुखवास कह लो आप. जैसे खाना खाने के बाद मुखवास सिर्फ खाया जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती, वैसा ये वोट ऑफ थैंक्स भी है, बट देना जरूरी है. तो सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आज हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन संजय चूरी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज के इस वेबिनार सीरीज 3 में उन्होंने अपना कीमती समय देके अपना ऑब्जर्वेशन देके हमें प्रोत्साहित किया है. थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर. आज के हमारे कीनोट स्पीकर मिस रक्षा चाड़वा, जैसे हमने देखा बहुत बार नेटवर्क से जूझते हुए, फिर भी आखिर में बाजी मारते हुए. तो थैंक्स अ लॉट फॉर सो वंडरफुल talk and giving us all the answer about the questions what came to us. और बहुत ही सीधी सरल भाषा में आपने बिल्कुल टू द पॉइंट आपने हमें समझाया, आपका कीमती वक्त दिया. आप अभी माइट भी आप बॉम्बे में नहीं है, आई थिंक सो, राइट? आई एम इन गुजरात, मेरे नेचुरोपैथी सेंटर में हूं. हाँ, ओके. तो वहाँ होते नेटवर्क का भी इश्यू होते हुए भी आपने स्मूथली इस कार्यक्रम को पूरे तरह से ठीक से सारा आंसर दिया. तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका कीमती वक्त के लिए भी आज धन्यवाद. आज के हमारे दोनों मॉडरेटर रूपल भाभी और रीटा भाभी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छे से आपने जो मेंबर्स की तरफ से क्वेश्चंस आए आपने आगे तक पहुंचाए. थैंक यू वेरी मच. आज के इस वेबिनार सीरीज के जो होस्ट कर रहे हैं, जिसका पूरा प्रबंध किया है, ऐसे हमारे डॉक्टर रसिक भाई शाह, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. खैर 3 दिन से आप रोज करते आ रहे हैं, रोज धन्यवाद दूंगा सर. तो और फाइनली एट द लास्ट, जिसको हम मुखवास कहते हैं, आज के हमारे सारे मेहमान, गेस्ट, उनके फैमिली मेंबर, हमारे क्लब के मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, फैमिलीज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त देके पूरा इस वेबिनार को बहुत शांति से सुना. सभी ने अपना माइक म्यूट रखा और पूरा आपने सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. थैंक यू. और साथ में हमारे दोनों साथी चेयरमैन को भी धन्यवाद देता हूं.